नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हाल में ही संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान हजारों की संख्या में, बल्कि मैं कहूंगा लाखों की संख्या में पूरे देश भर से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। छत्तीसगढ़ में भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसमें एक चर्चित नाम रहा विजय साहू का, जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे। जिन दिनों भूपेश बघेल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो उनके ब्लॉक के अध्यक्ष भी थे, छत्तीसगढ़ क्रेडा के सदस्य भी थे और अनेक पदों में रहे कांग्रेस के। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या अंतर है, और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। विजय साहू जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। नमस्कार। नमस्कार। आप मुझे बताएंगे कि अचानक से आप तीसरी पीढ़ी के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आपके दादाजी, आपके पिताजी, जैसा मेरे को आपके बारे में जानकारी मिली, आप खुद 35 साल कांग्रेस में रहे। आपका अचानक कैसे भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ? ये अचानक था या कुछ और मामला है? नहीं, अचानक तो नहीं था। काफ़ी दिनों से देखिए, हमारी 2 पीढ़ी तो कांग्रेस में रह चुकी थी जी। और हम लोग भी लगातार कांग्रेस में रह के उसके नीति नियमों को वॉच करते थे, देखते थे कहाँ पे सही चल रहा है, कहाँ गलत है। पर कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी समय से असहज महसूस कर रहे थे। और ख़ास करके हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं। अध्यात्म के मामले में, धर्म के मामले में जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो बहुत बर्बर है, खास करके हिंदू धर्म के बारे में। जो राहुल जी का, सोनिया जी का जो सोच है वो बहुत निंदनीय है। थोड़ा खोल के बताएंगे असहज क्यों हो रहे थे आप? असहज इसलिए कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, और राम मंदिर के मुद्दों में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील भी खड़ा किए और वहाँ पे राम जी के अस्तित्व को काल्पनिक बताया। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, और हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? नहीं, यह भी जो राम मंदिर जी का जो प्रतिमा का अनावरण था, प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठा थी, 22 जनवरी को जी। उस समय जो सभी देश के सभी राजनीतिक दलों को वहाँ पे बुलाया गया था और उसका इन्होंने विरोध किया था। आप भूपेश बघेल जी के करीबी रहे, क्या उनके कोई स्वभाव में या कार्यशैली में कोई परिवर्तन देखा आपने कि वो सत्ता में आने के बाद कुछ बदल गए? आप तो काफी करीबी रहे उनके। निश्चित तौर पर इस बात को मैंने आपके चैनल में पहले भी रखा है कि सत्ता में आने के बाद उनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। हम लोग जिस भूपेश बघेल जी को जानते थे और अभी जो मुख्यमंत्री के रूप में जब वो 5 साल रहे, तो उस समय उनके स्वभाव में, उनके हाव भाव में, उनके कार्यशैली में भी बहुत परिवर्तन आ गए थे। और उन परिवर्तनों के बारे में ज़्यादा बात करने का मैं सोचता हूँ जगह नहीं देखता, क्योंकि वो सारे मामले आज जांच के घेरे में खोल के बोलना नहीं चाहते, आज भी कुछ झिझक नहीं, कोई झिझक नहीं है। वो तो जांच के घेरे में ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे मामलों में जांच चल रही है। मैं कुछ बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कुछ नए नाम आए, कुछ लोग आ गए, आप जैसे पुराने लोग जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, 3 दशक से ज्यादा आप सक्रिय रहे। एक नाम आता है एजाज ढेबर का, एक नाम आता है देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय, एक पीढ़ी आती है धर्मेंद्र यादव। ये सब क्या ऐसे लोग थे जो आप लोगों को बाईपास कर गए या उनको ज्यादा महत्व मिलने लगा? क्या कारण था? उनकी भूमिका क्या थी इसमें? देखिए, ये सब चीज डिपेंड करता है राजा की सोच कैसी है। जैसे राजा की सोच रहती है वैसे उसके इर्द गिर्द लोग रहते हैं। एजाज ढेबर और जो उनकी पुराने टीम की बात कर रहे हैं, जैसे सूर्यकांत तिवारी वगैरह जितने भी लोग थे, ये पहले, उससे भी पहले पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सहयोगी रहे और इनके कारण अजीत जोगी जी भी दिशाहीन हुए थे। वही लोग अब इनके दरबार में भी हाजिरी लगाते थे और उनके कारण ये भी दिशाहीन हुए। देवेंद्र यादव को एकदम से कुछ महत्व मिलने लगा। राहुल गांधी की टीम के खास सदस्य बताए गए, उनके भाई धर्मेंद्र यादव और ऐसे लोग जो कभी सीन में नहीं थे और अचानक से कांग्रेस में, तो हमने देखा है कि बरसों से लोग काम कर रहे हैं, उनको महत्व नहीं मिला, एकदम से महत्व मिलने लगा इनको। इसे कैसे देखते हैं आप? धर्मेंद्र यादव, जब मैं ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मेरी खोज थी और उसको उस जमाने में मैंने वहाँ का धर्मेंद्र यादव देवेंद्र यादव के जो बड़े भाई हैं, जी हाँ जी, वो उनको मैंने आपके हाउसिंग बोर्ड इकाई का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। एक इकाई का अध्यक्ष बनाया था जी। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई और हम लोग साथ काम किए और उसके बाद वो बढ़ते गया। उस समय देवेंद्र मेरे ख्याल से 4 से 5 साल का उम्र रहा होगा। 5 साल का रहा होगा। यस। और देखिए, राजनीति एक प्रारब्ध भी होता है जी। और उनके राजयोग थे, इसलिए उसको महापौर की टिकट मिली और बाद में अभी विधानसभा की 2 बार उनको टिकट मिल गई और चुनाव जीत गए। एक राजयोग भी प्रबल रहा। राजयोग था कि कुछ खास योग्यता थी? देखिए, अभी वाले चुनाव में जहां तक मैंने देखा है, जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया गया था और
कई बार हम लोग दिल्ली जाते थे, पहले भी चुनाव में कि एंटोनी कमेटी लागू होगी तो ये नियम लागू होंगे, वो नियम लागू होंगे। तो कांग्रेस में ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा चाहता है अपने हिसाब से टिकट बांटता है। क्या खास बात दिखी आपको? खासकर देवेंद्र यादव इस वक्त जेल में है, चर्चा में बने हुए हैं कि बलौदा बाजार हिंसा में वो शामिल रहे। पुलिस को 2.25 महीने लग गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। कुछ एविडेंस आया, फिर न्यायालय ने कई बार उनकी जमानत निरस्त की। फिलहाल मामला विचाराधीन है, लेकिन वो जेल में बंद से ज्यादा चर्चा में। और जेल में बंद रहते कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है, बिहार का प्रभारी सचिव बनाया है। तो ये देवेंद्र यादव बार बार कहीं ना कहीं सीन में आते हैं, इनकी भूमिका के बारे में बताएंगे थोड़ा? देवेंद्र यादव बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं और उनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की, और उस सीढ़ी में वो चढ़ते जा रहे हैं। अभी जो कांग्रेस की लड़ाई आपको दिख रही है, जो देवेंद्र का हाईलाइट जो दिख रहा है, कुछ तो योग्यता होगी। ये कांग्रेस के अंदरूनी खाने में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, भूपेश दाऊ को हाशिए पे डालने का जो प्रयास चल रहा है, देवेंद्र यादव में कुछ तो योग्यता होगी। अब एक युवा है, युवा के नाम से उस समय युवा तो ढेर सारे, और युवा के नाम से उनके संगठन थे, पर जो जिन चीजों पे, जिन बहुत सारे मामलों पे उनका जो नाम आ रहा है, जिन मामलों में जांच चल रही है, बच्चों की जांच चल रही है, उन मामलों, हाँ, आपराधिक मामलों में, वो कोल स्कैम का मामला हो, चाहे वो एमएमएस कांड का मामला हो, और हाल में ही जो अभी जिस मामले में जेल बंद है, इसके अलावा भी कुछ पुराने मामले हैं, उस पर हमने काफी विमर्श किया है, चर्चा की है। और हम समझने की कोशिश, क्या भूपेश बघेल के चारों ओर कोई इर्द गिर्द ऐसी कोई कोठरी थी? जैसे एक नाम आता है विनोद वर्मा का, जो अश्लील जो सेक्स सीडी थी, फर्जी, जो बाद में साबित हुई। और वैसे ही कुछ मामलों में कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग, रुचिर गर्ग वगैरह, जो मैनेज करते थे, जो उनका पीआर देखते थे, क्या ऐसे लोगों के कारण, खासकर सौम्या चौरसिया जो उनकी निजी उपसचिव थी, लंबे समय से जेल में बंद है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूपेश बघेल कहाँ परिवर्तित हो गए और कैसे लोगों के बीच घिरे हुए थे, इनके बारे में बताएंगे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। देखिए, आप विनोद वर्मा जी और जितने रुचिर गर्ग जी, जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये आज की डेट में तो खास करके कांग्रेस में दिल्ली से लेकर रायपुर तक वामपंथी जो विचारधारा बहुत ज़्यादा हावी है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा पीछे हट गई है, और यही एक कारण है कि आप देखिए पूरे देश भर में बहुत बड़े स्तर पे कांग्रेस को जो लोग जानते थे, वो कांग्रेस को छोड़ के सुरक्षित पनाह लेके या तो भाजपा में चले गए, या उन्होंने राजनीति से अपना नाता तोड़ लिया। और एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग संघर्ष किए हैं कांग्रेस के लिए, जो इन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया है, उनसे पार्टी और पार्टी का नेतृत्व एक, मैंने पहले भी कहा, इस मामलों का एक व्यापारिक केंद्र बन गया है कांग्रेस। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, इन्होंने व्यापार का एक अड्डा बना लिया था उसको, और इसके कारण लोग कांग्रेस से बहुत दूर हट गए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत, आप जितनी बात करोगे कम है। राम, रामायण, गाय, गोबर, कुछ ऐसे विषय थे जिससे कांग्रेस दूर रहती थी। एक प्रयोग करने की कोशिश की गई। उनके राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा। इनकी भूमिका और प्लस उनके पीआर देखने वाले रुचिर गर्ग की भूमिका इसमें कैसे थी? अचानक कांग्रेस का क्या कोई हृदय परिवर्तन हुआ था? भगवान राम की तरफ झुकाव होने लगा, राम मन गमन पथ की बातें होने लगी। 10,000 गौठान, हालांकि 1300 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, उस पर भी जांच चल रही है और भ्रष्टाचार के काफी मामले सामने आए हैं, लेकिन कोशिश तो की उन्होंने। कैसा देखते हैं आप इन्हें? देखिए, आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट लाएं। आज ही मैं किसी समाचार पत्र में प्रमुख पृष्ठ पे देख रहा था कि जो राष्ट्र नेता या जो नेता रहता है देश का, ये पूरे विश्व का आंकलन है, हाँ। जो धार्मिक जिसका आधार रहता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और एक तो कालनेमी टाइप के रहते हैं जो दिखाते धर्म है पर अंदर में पाप भरा रहता है। हम लोग भी पहले विश्वास किए कि इनके आने के बाद गौठान चल रहा है, गोबर के ऊपर इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, तो हमारे गांव बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। हमारी भी सोच थी, हमारे गांव, हमारी गौ माता की रक्षा हो जाएगी, और हमने सोचा कि बहुत अच्छा प्रयास होगा और इसका असर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जाएगा करके। पर उसके नाम से जो विभिन्न घोटाले हुए, जिस तरीके से उसको पटाक्षेप किया गया, बहुत बुरी स्थिति लाके खड़ा किया। वहां से लोगों का भ्रम टूट गया। भूपेश बघेल के पिताजी का नाम आता है, स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। और उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, पूरे 5 साल के दौरान, जब तक वो जीवित रहे, खासकर ऐसे कार्यकाल में जब उनके पुत्र मुख्यमंत्री थे, वो खुलकर हिंदू धर्म के बारे में, उनके खिलाफ में बोलते थे। भगवान राम के बारे में जो शब्द कहा उन्होंने, मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता। सम्मानित ब्राह्मणों के बारे में जो बातें कही, जिस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हम ऑन कैमरा नहीं कह। देश विरोधी काफी बातें कही कि किनको बाहर भेज देना चाहिए। वोल्गा नदी के बारे में कुछ कह रहे थे। कुछ वामपंथियों के साथ मिलते थे, खासकर सरजू टेकाम जैसा एक टेररिस्ट का नाम आता, मैं उसको आतंकी कहूंगा, जो इस वक्त जेल में बंद है। आप कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को, कि वो किस तरह से भूपेश बघेल उनसे प्रभावित थे?
कितने प्रभावित थे नहीं, है तो अंदरूनी बातें, मैं नहीं जान रहा हूँ उन चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक हिंदुत्व के बारे में अगर कोई बोलता है, भगवान के बारे में बोलता है, राम के बारे में बोलता है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। आप धर्म को जान, सबका अपना अपना तरीका, सब आप तो अपने अपने कांग्रेस में बने हुए थे उस समय। हाँ। जब आप क्रेडा के सदस्य भी थे, उनके पिता बोलते थे और आप बताते आप अध्यात्म से जुड़े रहे, जब खुल के गालियां देते थे हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को, तब आप कैसा महसूस करते? तो आपके जो करीबी मित्र जो ऑफ कैमरा अकेले में आप लोग बात तो करते होंगे आपस में? निश्चित तौर पे। क्या बातें होती थी आप लोगों की? निश्चित तौर पे मैंने पहले भी इस बात को रखा है कि मुझे ऐसा लगता था देर सवेर कांग्रेस आध्यात्मिक मार्ग पे चलेगी और देश को सही रास्ते पे लेके जाएगी। जो लगातार वो रास्ते छीन होते गए, और ये जिस तरीके से मैंने अभी कहा ना, चाहे राहुल जी हो, चाहे भूपेश जी हो, चाहे आप जिनकी अभी बात कर रहे हैं स्वर्गीय की, तो इन्होंने जिस तरीके से विचारधारा को स्थापित करने की कोशिश की है, वामपंथी या उग्रवादी विचारधारा को, तो उसके खिलाफ आज भी कांग्रेस, अभी कई लोग कांग्रेस में हैं जो कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस के नहीं है, ये भी आपको बता रहा हूँ। तो काफी लोग अभी और भी आएंगे ऐसा लगता है आपको? बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे जिस दिन भाजपा अपने बांह फैला देगी, तो मुझे लगता है। अभी सस्ता अभियान चल रहा है, 10 करोड़ का पूरे देश में लक्ष्य रखा गया। 18 करोड़ थे सदस्य, सदस्यता का भी नवीनीकरण होगा, 10 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए लक्ष्य रखा गया है 50 लाख नए सदस्यों का। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस के लोग इसमें सदस्यता लेने वाले होंगे? बहुत सारे लोग लेंगे। मुझे जो लगता है जिस हिसाब से मिस कॉल वाली उसमें सिस्टम रखा गया, चलिए पहले भी उसको हम देखेंगे। लेकिन एक में नाम कहीं मेरा छूट नहीं जाए मुझसे, एजाज ढेबर एक चर्चा में आता है कि उसके भाई अनवर ढेबर जिस तरह से शराब का काम कर रहे थे और खुल करके एक समानांतर आबकारी विभाग चला रहे थे शराब के कारोबार को लेके, इसमें कवासी लखमा भी आरोपी है, बाकायदा आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है, शराब वाले मंत्री इसमें शामिल थे। और एजाज ढेबर की जो भूमिका थी अचानक से सीन में आते हैं, क्या वाकई वो कोई पार्टी को फाइनेंस करते? जैसे कि प्रियंका गांधी के आगमन पर वो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो वो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई थी, काफी चर्चित रहा था वो मामला। इसमें क्या भूमिका है मौजूदा कांग्रेस में एजाज ढेबर की? देखिए, हम लोग तो शुरू से बहुत गांधीवादी तरीके से अपने जीवन को जिए हैं और इन चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं। पर जो साक्ष्य दिखता है, जो ऐसा आप बता रहे हैं कि पूरी गुलाब की पंखुड़ियाँ वहाँ पे बिखारी गई थी और कई किलोमीटर ऐसा बनाया गया था, पैसे तो लगे हैं ना, और जिस तरीके से उस रोड को सजाया गया था तो बहुत भयंकर पैसे खर्च हुए हैं। तो पैसा कहीं से तो आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा होगा थोड़ा बताएंगे खुल के? आपको तो पता होगा। नहीं, पैसा कहीं, यही तो सारी जांच के विषय चल रहे हैं। आज शराब घोटाले पे जांच हो रही है, कोल घोटाले पे जांच हो रही है, वही तो सब एक रास्ते रहे होंगे और बहुत सारे घोटाले जो हमको मालूम भी नहीं है। मौजूदा समय में विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भूपेश बघेल जैसे सुर्खियों में बने रहते हैं। आज भी मीडिया उनको काफ़ी सपोर्ट करता है। हमने कई वीडियो देखे, अभी जो घटना घटी है, जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ वो भिड़ गए, ऐसा माना जा रहा था कि देवेंद्र यादव को जिस तरह से राहुल गांधी और उनके करीबी हैं जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ से भूपेश बघेल कहीं ना कहीं खुद को असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे माहौल में अचानक भूपेश बघेल की ओर से बयानबाजी की जाती कि मेरा रास्ता रोक दिया गया, और अगले दिन उनके समर्थक बजरंगियों का अपहरण करते हैं। वो वीडियो सामने आ चुके, चूंकि सबूत है, और अगले दिन थाने के सामने जो हो हल्ला होता है और पुलिस ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, और अखबार की सुर्खियां बनती है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठी प्रहार हुआ। तो ये क्या मीडिया मैनेजमेंट है या किस तरह का पीआर काम करता है? इस तरह की खबरों को कैसे प्रमोट किया जाता है भूपेश बघेल के? निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं उसी धारा में काम हो रही है। ये मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है। अभी यहाँ पे भिलाई और दुर्ग जिले के खास करके राजनीति में अब जिनको उन्होंने देवेंद्र यादव और देवेंद्र को जो उन्होंने प्रमोट किया था भूपेश जी ने, आज देवेंद्र उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और ये बात काफी लोग बहुत गंभीरता से जान रहे हैं। करीब 200-250 लड़कों को लेकर के अपने साथ वो गए थे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और इस तरह की यात्राओं में इतना खर्चा उन्होंने किया होगा, महीनों तक करीबन वहाँ पे उनका अपने साथ, जम्मू जैसी जगह में जहाँ विषम हालात है मौसम के, और होटलों में रुकवाना, इतना खर्चा उठाना, आखिर ये कैसे मेंटेन होता होगा? क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना, बहुत सारे रिसोर्सेज रहे होंगे। महादेव सट्टा का क्या भूमिका हो सकती है इसमें, सोर्सेस में? महादेव की कृपा, क्योंकि एपिक सेंटर भिलाई और जहाँ के विधायक है देवेंद्र यादव, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बीच बीच में एक बार पूर्व गृह मंत्री ने नामों का उल्लेख भी किया था। ताम्रध्वज साहू जी ने नामों को उल्लेख भी किया था, उसकी जांच नहीं की गई। ठीक, ये मीडिया में मामला आया हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बताया, आपने मुझे फिर से याद दिला दिया पुराना विषय। मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि अभी महादेव सट्टा वाले मामले में भूपेश बघेल भी आरोपी हैं, 508 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी के आरोपी हैं। उनकी कभी गिरफ्तारी भी हो सकती है जिस तरह से आरोप पत्र प्रस्तुत हुए, सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। आप कैसे देख पाते हैं इन दोनों का आपस में कैसा गठबंधन रहा होगा इन लोगों का, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव, खास करके महादेव सट्टा वाले मामले? आपको लगता है कि कुछ
आपस में? देखिए, सीबीआई को जांच देने की जरूरत माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को पड़ी है तो कोई बहुत बड़ा मामला है। और ये जो लोग सट्टा में जो लोग पकड़ाए थे वो अपने मुंह से उनका वक्तव्य है ना कि 508 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं या जो भी बातें हैं, तो मामला मुझे लगता है इससे भी बढ़ के कहीं और है, बहुत आगे का है और इसमें बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक बात जो आप ही जानते होंगे, बताएंगे कि आप इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आपके पिताजी कांग्रेस में थे, दादाजी कांग्रेस से जुड़े रहे, आप खुद करीबन 35 साल जैसा मेरी जानकारी है, पहले भी हमने आपके इंटरव्यू की आपसे बातचीत की है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से पुराने लोगों के साथ व्यवहार होता था, थोड़ा उस बारे में खुल के बताएंगे। पुराने लोग का बहुत सारा व्यवहार आपने देखा होगा, टीएस बाबा के साथ क्या व्यवहार हुआ है, धनेन्द्र साहू जी के साथ क्या व्यवहार हुआ है, चरण दास महंत जी के साथ क्या व्यवहार हुआ है, और जितने पुराने थे जो हमारे से। कोई एक अपमानजनक घटना आप याद दिलाना चाहेंगे जो याद आता हो आपको, उनके बंगले में भूपेश बघेल जी से मिलने गए आप लोग या ऑफिस में गए, तो ऐसा कुछ अपमानजनक? कुछ मामले ऐसे जो जग जाहिर है जो मीडिया में आए थे, जैसे उस समय टीएस बाबा मंत्री थे और जब बस्तर के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे एसपी कलेक्टर सबको हिदायतें दिया गया था कि उनको अटेंड ना करें, उनसे बात ना करें करके, तो वो काफ़ी दुखी थे। इस तरीके से जितने भी नेता थे, और सारा मंत्रालय एक जगह से चल रहा था, एक घर से चल रहा था, मंत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं था। सौम्य चौरसिया की क्या भूमिका थी? मैंने कहा ना, अंदरूनी बहुत सारी चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि हमारी पहुंच भी नहीं थी वहां तक। नहीं, आप तो काफ़ी करीबी रहे उनके, काफ़ी निकट के, तभी आपको क्रीड़ा का सदस्य बनाया गया। मैं कार्यक्रमों का, विचारों का करीबी रहा हूँ। उस जगह पे कोई भी रहता, भूपेश बघेल जी रहते या कोई भी रहते, तो मैं आज भी अगर भाजपा में अगर मैं आया हूं तो मैं विचारों के कारण आया हूं। मौजूदा हालात में कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी की ओर से जाति और जाति की बातें की जाती है। आप खुद साहू समाज के प्रतिनिधि हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ओबीसी समाज है साहू समाज, जिससे केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं तोखन साहू जी जो बिलासपुर के सांसद हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति कहीं ना कहीं साहू समाज के इर्द गिर्द घूमती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, ऐसे में आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या आपको साधने की या समाज को साधने की कोशिश की जाती रही या हिंदुत्व की शर्तों पर यहाँ राजनीति होती रही? कैसी राजनीति आप देखते हैं कांग्रेस की खासकर, क्योंकि आप कांग्रेस जुड़े रहे हैं, तो बताएं इस बारे में अपना अनुभव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस में राहुल जी की, सोनिया जी की और जो दिल्ली के कुछ नेता हैं, प्रियंका जी की, इन लोगों के जो राजनीति का तरीका है धर्म विरोधी है। मैं बार बार इस बातों को बोल रहा हूँ, धर्म विरोधी है, धर्म विरोधी है, सनातन विरोधी है। बार बार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इनकी खुद की जाति का अभी आज तक क्लियर नहीं हो पाया लोगों के सामने। लोग पूछते हैं आपकी जाति क्या है। अनुराग ठाकुर जी ने इस बात को संसद में कहा, वो तो पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा है। लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं किस तरह से हिंदू विरोधी हो गए थे भूपेश बघेल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीति हिंदू विरोधी थी? निश्चित रूप, अगर आप दिल्ली के विचारधारा को फॉलो करोगे तो आपको हिंदू विरोधी होना पड़ेगा। अच्छा, ये पहली शर्त, ये पहली शर्त है, पहली शर्त होगी। इसी कारण हम लोगों ने और हमारे समान बहुत सारे लोगों ने, सोशल मीडिया के दौर में अभी हाल में जब रक्षाबंधन बीता तो लोग पूछ रहे थे कि भाई बहन का कोई राखी का फोटो दिखा दे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। एक जनेऊ वाली काफी एक चर्चित तस्वीर आई थी कि वो कोट के ऊपर जनेऊ पहने थे, कभी खुद को कौल दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते थे, और इस तरह की बातें आती रही। कुछ न कुछ हास्यास्पद स्थिति होती रही। आप दिल्ली से भी जुड़े रहे, लगातार आपका आना जाना रहा, दशकों तक आपने दिया, एनएसयूआई से आप काम करते रहे, एक पीढ़ी को आपने देखा है पूरा। नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्या कांग्रेस में जुड़े या भाजपा में जुड़े, राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो किससे जुड़े, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यही दो प्रमुख दल हैं। निश्चित रूप से आज राष्ट्र निर्माण और देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। आप खुद आगे इसलिए कह रहे होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके चरित्र को देख के, उनके किए गए कार्यों को देख के हम लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। मैंने पहले ही आपसे कहा मैं विचारधारा का समर्थक हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जिस हिसाब से, अमित शाह जी पार्टी को लेकर एक नई दिशा दे रहे हैं, अब भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं, पूरे विश्व में जो पहचान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज का युवा और आज के संदर्भ को भी मैंने कहा कि आज जितने भी राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के नेता। अच्छा, 20% आबादी की जाति नहीं पूछी जाती, उनमें भी जातियां हैं
20% मुस्लिम आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरह से मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, वहाँ हिंदू समाज की जातियों को पूछा जा रहा है राहुल गांधी की ओर से कि ये फलानी जाति का, ऑन कैमरा पत्रकारों से पूछते कि तुम कौन सी जात के हो। इस तरह का व्यवहार कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि एक बड़े लीडर के साथ ऐसा, एक बड़ा कोई लीडर ऐसा कर सकता है। तो आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? राहुल गांधी के व्यवहार के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई, अभी मौजूदा हालात में कैसे देख रहा है खासकर जातिवाद के मुद्दे को? पत्रकारों से पूछ रहे हैं, जातिवाद की बात पूछ रहे हैं, तो अगर जातिवाद है तो सभी की जातियों की जांच होनी चाहिए, सभी मंदिरों की, सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, सब जगहों की जांच होनी चाहिए। कितने गलत तरीके से लोग हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। आप अभी एक सेक्टर 6 का एक मामला दिखाए थे। हाँ। सड़क के ऊपर मस्जिद बन गई है, मजार बन रहे हैं। सेक्टर 6 भिलाई में कुछ वहाँ पे मकबरा बनाया गया था और कुछ वहाँ पे मदरसे बने हुए थे। एक बार मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को आप एक बार फिर से गौर करें जिस बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। ताज़ा प्लास्टर हुआ है, कंडम मकान है। कंडम मकान के सामने आपको ये हरा गुंबद भी नज़र आ रहा होगा। बाकी अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। ये कंडम मकान साफ तौर पे पीछे दिख रहा होगा, बीएसपी की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ठीक सामने इस तरह का हरा गुंबद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, क्या ऐसा ही कुछ रायपुर में भी हुआ? जैसे एजाज ढेबर पर आरोप लगते थे कि जगह जगह वो कबाड़ियों को ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, नगर निगम के महापौर होने के नाते कुछ फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और ऐसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं कवर्धा में, मोहम्मद अकबर। क्या कोई कनेक्शन था क्या आपस में? ऐसा कुछ कनेक्शन होगा तभी तो इतने सारे लोग आ गए, अघोषित लोग। अभी मैं जो मुझे जानकारी मिली, भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूर के रूप में काफी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए। बाहर से आए। एजाज ढेबर की बात कर रहा हूँ, एजाज ढेबर की क्या भूमिका रहेगी रायपुर में? कितने लोगों को बसाया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान को जो अपना देश मानते हैं, उन मुस्लिम भाइयों को सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए, इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं आज की डेट में, उनको किसी भी तरीके से प्रश्रय ना दें। ये उचित ना होगा इस देश के लिए। आप नए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज की कैसे सेवा कर सकती है? राजनीति कोई माध्यम हो भी सकता है, क्योंकि लोग, मैं देखा हूँ, आम लोग राजनीति में चर्चा करना नहीं चाहते, बोलते हैं पॉलिटिक्स छोड़ के कोई और बात कर लो, इससे कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम लोग जो बैठे हैं, आज हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं, आज हम लोग की जो मेहनताना है, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेरा खेती किसानी है, तो मेरे धान का रेट सरकार तय करती है, मेरे गेहूं का रेट सरकार तय करती है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकता है कोई भी हिंदुस्तान का आदमी की राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है? सारे क्षेत्रों में लेना देना है। बहुत बड़ी गंभीर बात कही आपने जी। और इसलिए राजनीति में उनकी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व कैसा है वो तय करने का आपको अधिकार है। आपका एक वोट नहीं देने के कारण जो देश खामियां भरा है, उसने 70 साल में ये स्थिति लाके खड़ा किया है, जिसको अभी सुधारने में लगे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो राजनीति में रिफॉर्म की बात होती है, राजनीति में चिंतन मनन और विमर्श की बात होती है। विजय साहू जी, आपसे हमारी जो चर्चा हुई बेहद सार्थक रही। लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि राजनीति वास्तव में बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति और समाज से जुड़ा हुआ ये विमर्श आगे भी जारी रहेगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है, हम लगातार कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी शख्सियत को और नए लोगों को जोड़े। विजय साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत के जनमंच में मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और इस महत्वपूर्ण विमर्श में अपनी सहभागिता प्रदान करें।